हेलो बच्चों। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग बिल्कुल एग्ज़ाम के पास आ गए हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देखा है आपने, आज हम लोग जो फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं सभी यूनिट वाइज। तो पूरे पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उनके इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल को एक जगह आप नोट कर लोगे तो होगा क्या कि जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, फार्मूला हम लोग यहाँ पे फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उस न्यूमेरिकल में आपकी सहायता करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। तो क्वांटम मैकेनिक्स में प्लांक रेडिएशन लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बेसिकली इसमें प्लांक ने बताया था कि आप जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसको समझने के लिए आप पार्टिकल्स जो ऑसिलेटर हैं उनके क्वांटम बिहेवियर को ध्यान में रखें, उनको डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने बात की थी। तो वहाँ से जब उन्होंने एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकाली, यू न्यूम इज़ द एनर्जी डेंसिटी, तो उनके पास कुछ इस तरह का फार्मूला है 8πh/c³ न्यू क्यूब बाई डी न्यू EH न्यू बाई KT। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था जिसने बहुत ही सिग्निफिकेंटली मैथमेटिकल चेंज की और जो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हमारे सामने है। इसी तरह से अगर ये फ्रीक्वेंसी की जगह पे वेवलेंथ के टर्म में अगर आप लिखोगे तो आपका फार्मूला इस दूसरे बॉक्स जैसा दिख जाएगा। अब हुआ क्या कि जब हमारे पास इस तरह का फार्मूला हो गया तो इसका यूज कहाँ किया? इसका यूज किया, हमने देखा कि अगर हम लार्ज वेवलेंथ लिमिट रख दें, मतलब इसके अंदर जो लैम्डा है इस लैम्डा को लार्ज कर दें, तो हमारा ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के फार्मूले में 8π/KT/λ/4 डी लैम्डा, जो कि असल में रेले जीन का दिया हुआ फार्मूला था। और अगर हम लैम्डा की स्मॉल लिमिट देखते हैं तो हमारे पास यही फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा वेन्स लॉ के फॉर्म में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल तो ऐसे नहीं बनते इतने बड़े फार्मूले पर, तो मास्टर्स वगैरह में बनते हैं। यहाँ आपके सामने सवाल होता है कि दिखाइए कि प्लांक रेडिएशन लॉ किस तरह से लार्ज वेवलेंथ लिमिट और स्मॉल वेवलेंथ लिमिट में वीन लॉ में और रेले लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप मेन वीडियो में देखिएगा तो वहाँ इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आते हैं फोटोन का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि आइंस्टीन ने डेवलप किया था जब उन्होंने प्लांक के इस लॉ को यूज किया था। तो ये कहता है E = mh न्यू, यानी कि एनर्जी ऑफ जो पार्टिकल है, क्वांटा है, एनर्जी लाइट रेडिएशन के जो पार्टिकल को हम क्वांटा कहते हैं, इसको बाद में फोटोन कहा गया, उनकी एनर्जी उसके फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जहाँ प्लांक कांस्टेंट है, h एक नंबर है। तो n जो है हमेशा इंटीजर होगा, n मतलब n पॉइंट फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, डेसिमल में नहीं हो सकता, वो हमेशा 1 2 3 इस तरह से होगा। अगर हम फोटोन के मोमेंटम की बात करें तो फोटोन का मोमेंटम होता है E/c, ये मोमेंटम होता है। अगर E की वैल्यू h न्यू रखोगे तो h न्यू बाई c हो जाएगा। और एक चीज़ और होता है, फोटोन एक ऐसी ऊर्जा है, फोटोन एक ऊर्जा है, जब तक चलता रहता है इसके अंदर मास का व्यवहार होता है, लेकिन जैसे ही फोटोन रुकता है तो उसका रेस्ट मास 0 हो जाता है। मतलब फोटोन रुके हुए फोटोन की कोई अस्तित्व नहीं होता, फोटोन हमेशा गति में ही रहता है, तभी उसका अस्तित्व रहता है। तो ये यहाँ से एक आइडिया है। उसके बाद फिर हमारे पास डिब्रॉय आते हैं, या डिब्रोगली, जिसको हम लोग कहते हैं डिब्रोगली या डिब्रॉय, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो डिब्रोगली कहते हैं कि हर मटेरियल पार्टिकल जिसके पास मास होता है वो जब मूव करना शुरू करता है तो उसके साथ एक वेव नेचर आके जुड़ जाता है। तो वेवलेंथ जो होती है वेव नेचर की लैम्डा है, और ये h/p है। p जो है उस पार्टिकल का मोमेंटम होता है, h/mv हो गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला है जो मैंने बताया है आपके पास, कि जो मोमेंटम होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, p यानी मोमेंटम जो होता है वो √2m E होता है। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करोगे तो h/p की जगह पे h/√2m लिख सकते हो। अब यहाँ E जो है उसकी वैल्यू अगर 3/2 KT रखोगे तो फार्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर h न्यू EV रखोगे चार्ज पार्टिकल केस में तो ये फार्मूला हो जाएगा। इन दोनों फार्मूलों पे आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं और इस पर जरूर क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद फिर होता है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इफेक्ट होता है जिसमें कि फोटोन कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके अलावा एक दूसरा इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है आइंस्टीन के फोटोन कॉन्सेप्ट को। तो अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो कॉम्पटन इफेक्ट को हम कहते हैं इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, मतलब एक ऐसी स्कैटरिंग जहाँ पे स्कैटर्ड जो पार्ट होता है उसमें दो तरह की वेवलेंथ होती है, एक होता है लैम्डा डैश, एक होता है लैम्डा। तो ये जो मॉडिफाइड वेवलेंथ है और जो इनिशियल वेवलेंथ है, इनका डिफरेंस जो होता है उसे कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, ये कॉम्पटन शिफ्ट होता है। और कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला होता है h/mc। h/mc को हम अलग से कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, और 1 - cos थीटा, जहाँ थीटा जो है वो एंगल ऑफ फोटोन स्कैटरिंग है। तो आपके पास ये टारगेट है और फोटोन इधर से आया और इधर टकरा के गया, तो इसके
बेसिक के साथ जो थीटा एंगल बनता है वो थीटा एंगल है यहाँ पर ये वाला। तो ये स्कैटरिंग है, फोटोन के स्कैटरिंग के लिए होता है, एंगल ऑफ फोटोन स्कैटरिंग। अगर हम थीटा की वैल्यू 180 रख दें तो cos 180 -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और उस समय मैक्सिमम जो कॉम्पटेंस शिफ्ट होता है वो इतना हो जाएगा, 0.05 एंगस्ट्रॉम के करीब हो जाता है। ओके इसी de Broglie वेवलेंथ के कॉन्सेप्ट के बाद फिर फेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आता है और फिर ग्रुप वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आता है। तो फेज वेलोसिटी की बात करें तो अगर हम कहें कि किसी मूविंग पार्टिकल के साथ केवल और केवल एक वेव जुड़ी हुई है तो उस वेव की वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी फेज वेलोसिटी कहेंगे, जो कि मैथमेटिकली c² निकल के आती है। हमें मालूम है कि अगर v की वैल्यू हम c से कम रख दें तो vp की वैल्यू c से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वायलेशन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अकेले फेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट हमारे लिए काम करना ही है। तब क्या होता है, तब हमारे सामने आते हैं श्रोडिंगर, और श्रोडिंगर हमसे बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी के बारे में, वीजी क्या होता है, dw/dk होता है, जहाँ w नहीं ओमेगा है, जहाँ ओमेगा होता है 2πf और k जो होता है वो होता है 2π/λ। तो इस तरह से ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, और जिसमें कि आपके पास लेफ्ट में vg है, राइट में vp है, माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई dvp/d। तो फेज के वेलोसिटी की टर्म राइट साइड में है और उसकी वजह से ग्रुप वेलोसिटी का टर्म लेफ्ट साइड में है। तो इस पर भी अच्छे फॉर्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारे पास है टॉपिक, उसमें ये है कि फर्दर ये हुआ कि भाई जब ये मैटर वेव एक नए तरह की वेव है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो जिस तरह से न्यूटन के लॉ होते हैं हमारे पास डायनेमिकल ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, डायनेमिकल ऑब्जेक्ट को समझने के लिए, वैसे जो नई तरह की वेव है इसको समझने के लिए एक नए तरह के मैथमेटिक्स डेवलप करनी पड़ी, और उसे कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जैसे न्यूटन्स लॉ है नॉर्मल मैकेनिक्स में क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वैसे श्रोडिंगर इक्वेशन होते हैं क्वांटम ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्वांटम ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के एलिमेंट्री पार्टिकल्स के रीजियन में जो होते हैं। श्रोडिंगर ने अपनी मैथमेटिकल स्किल से दिखाया कि हम एक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पर d/dt का टर्म है। ऐसे एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें कि टाइम सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है। तो 1 डायमेंशन में d2ψ/dx² होता है, लेकिन अगर आप 3 डायमेंशन में लोगे तो d2ψ प्लस दिस फॉर्मूले से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ साई क्या है, साई जो होता है ये वेव फंक्शन है जो कि मैटर वेव की प्रॉपर्टी को शो करता है, और जब आप साई का मॉड का स्क्वायर लेते हो तो वो उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है उस पर्टिकुलर स्पेस में। एप्लीकेशन के तौर पर अगर आप देखें तो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स का एक एप्लीकेशन, इसमें हम मानते हैं कि हमारे पास एक कोई पार्टिकल है एक सर्टेन मास का, जो कि किसी बॉक्स के अंदर कन्फाइन है, और सपोज वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो इस फार्मूले से दी जाएगी। इस फार्मूले में n आता है, n जो कि इंटीजर है, यानी n की वैल्यू 1 2 3 के हिसाब से फार्मूला चेंज होगा, और इसे कहते हैं क्वांटाइज्ड बिहेवियर। एक चीज़ देखें, ये फार्मूला मैंने h² के टर्म में रखा है, अगर और h² क्या होता है, h/2π होता है। तो इसी फार्मूले में अगर आप h क्रॉस की जगह पे h/2π करोगे तो यहाँ बहुत सारा कैंसिलेशन होगा और हमारा फार्मूला इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो डोंट बी कंफ्यूज कि ये कुछ नया लिखा और करके लिखा है, तो वही चीज़ है। अगर पार्टिकल में बॉक्स जबकि L लेंथ के डायमेंशन की बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है तो उसका वेव फंक्शन क्या होता है, ये उसका फॉर्मूला है, और इसमें √2/L जैसा एक टर्म आता है, इसको हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास वेव फंक्शन भी आ गया पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स में, और एनर्जी भी हमारे सामने उसकी आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो यूनिट है दैट इज द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमारे सामने पहला टॉपिक आता है इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? सो वी नो दैट सुपरपोजिशन ऑफ द कोहेरेंट वेव्स इज द इंटरफेरेंस। बहुत ही शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो और इसको हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग इंटरफेरेंस वी ऑब्जर्व द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो पर्दे पर लाइटें आपस में सुपरपोज कर रही हैं तो हमें दिख कैसे रहा है, हमें इंटेंसिटी के बंटवारे के रूप में वो दिखाई पड़ रहा है। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान, इस मैथमेटिक्स दौरान हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है। तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ पार्ट डिफरेंस, और वैसे ही पार्ट डिफरेंस बराबर होता है λ/2π फेज डिफरेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फिर जब हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजें बन जाती हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है। ब्राइट फ्रिंजों को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन कहते हैं और डार्क फ्रिंज को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन कहते हैं। तो अगर हमारे पास दो लाइट है जिनका एम्पलीट्यूड A1 A2 है तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो होगा A1 + A2
2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये तब होगा जब फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो या पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो, तब हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ऐसे ही डार्क फ्रिंज के लिए क्या होती है, अगर दो एम्पलीट्यूड है A1 A2 तो उनका डिफरेंस का स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम इंटेंसिटी देगा और फेज डिफरेंस जो होगा वो 2n + 1 पाई होगा। जैसे यहाँ 2n पाई है, यहाँ 2n + 1 पाई है, मतलब अगर हम कह रहे हैं यहाँ इवन जैसा मामला है तो यहाँ पर ऑड जैसा मामला होता है। डेल्टा एक्स कितना होता है 2n + 1 λ/2। इस तरह से हमारे पास डार्क और ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है पैरेलल फिल्म इंटरफेरेंस का, इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी फिल्म होती है उस पर एक तो लाइट टकरा जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, एक लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों में ही हमें इंटरफेरेंस दिखाई पड़ता है। रिफ्लेक्टेड पोर्शन के लिए जो इफेक्टिव पाथ डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा एक्स बराबर 2 μt cos r प्लस λ/2 आ जाता है। ये जो एक्स्ट्रा λ/2 है ये स्टोक के लॉ के हिसाब से हम जोड़ते हैं, लेकिन ट्रांसमिटेड लाइट में ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए हमारा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2 μt cos r ही रहता है। तो अगर हम एक चीज़ देखें, इस डायग्राम को बहुत ध्यान समझिएगा। डायग्राम ये है कि यहाँ पर कि अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट में कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज देखें और कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज देखें तो आप देखिए कि यहाँ की जो डार्क फ्रिंज कंडीशन है वो किसकी मैच कर रही है, ट्रांसमिटेड में ब्राइट के साथ मैच कर रही है, और यहाँ की जो ब्राइट फ्रिंज कंडीशन है वो कैसे बिलोंग कर रही है, ट्रांसमिटेड के डार्क फ्रिंज के साथ बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देख लो यहाँ क्रॉस जैसा कुछ हो गया है, कुछ उलट सा गया है। तो जो स्थिति रिफ्लेक्टेड में ब्राइट की है जैसे यहाँ की, वही स्थिति ट्रांसमिटेड में डार्क की है, और जो स्थिति ट्रांसमिटेड में ब्राइट की है वो रिफ्लेक्टेड में डार्क की है। इसका मतलब है रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड पैटर्न जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। इसी में आप न्यूटन्स रिंग का भी एक टॉपिक पढ़ते हो, तो न्यूटन्स रिंग में आप हमेशा याद रखो कि जो डार्क रिंग बनती हैं उनकी डायमीटर जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू √n होती है। इसका डिटेल डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, आप प्लीज़ जाके देखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो डायमीटर जो डार्क रिंग की होती है वो प्रोपोर्शनल होती है n नेचुरल नंबर के, लेकिन जो ब्राइट रिंग की डायमीटर्स होती हैं वो √2n + 1 के हिसाब से वेरी करती हैं। तो इसका मतलब है जो डायमीटर डार्क रिंग की होती है उसी हिसाब से ब्राइट की डायमीटर नहीं चेंज होती। इसीलिए जैसे जैसे न्यूटन रिंग में हम सेंटर से दूर जाते हैं हमारी रिंग जो होती है वो आपस में मर्ज करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला निकाला जाता है न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से वो ये होता है dn + p² - dn² / 4pr। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर हमारे पास किसी अननोन मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका μ = dn² एयर अपॉन dn² लिक्विड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक अच्छा सा फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है हमारे पास डिफ्रैक्शन में भी यही होता है कि डिफ्रैक्शन में हमारे पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा उसको तैयार कर लीजिएगा। उसमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न की इंटेंसिटी होती है उसका ये फॉर्मूला होता है I = I0 sin α/α का होल स्क्वायर, जहाँ अल्फा की वैल्यू πb sin θ/λ होता है। कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा जो होता है वो आपने देखा होगा, मैंने बताया था ग्राफ इस तरह से होते हैं। तो आप जब कोई ग्राफ वगैरह काटते हैं इस तरह से और उसको जब लाइन कट करती है तो यहाँ पे जो लाइनें होती है उससे अल्फा की कंडीशन निकल के आती है 3/2, 5/2, 7/2। और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होता है, जब अल्फा 0 हो जाता है तो आई की वैल्यू r² होती है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। ये डेरिवेशन भी हमने कराया है जहाँ पर हम मैक्सिमा इंटेंसिटी, सेकेंडरी मैक्सिमा, टर्सरी मैक्सिमा, मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इनकी इंटेंसिटी के रेशियो निकालते हैं। तो 1 = 4/9 π², 4/25 π², 4/49 π², इस तरह से आता है। वहीं पर जब हम डबल स्लिट की बात करते हैं, डबल स्लिट केस में हम एक मिसिंग ऑर्डर वाला केस देखते हैं, इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है BD/B n/m, जहाँ n जुड़ा है इंटरफेरेंस के मैक्सिमा से, m जुड़ा है डिफ्रैक्शन के मिनिमा से, और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसकी चौड़ाई b है और जो ओपेक पार्ट है उसकी चौड़ाई d होती है। तो यहाँ से मिसिंग ऑर्डर का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। रिजॉल्विंग पावर की बात होती है तो ग्रेटिंग की बात करें, ग्रेटिंग क्या होती है, जब हम किसी कांच की प्लेट पर बहुत सारी पैरेलल लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। एक तरह से डायमंड के टिप से हम इस तरह से बहुत सारी पैरेलल लाइन जब ड्रॉ कर देते हैं तो वो जो अरेंजमेंट बनता है उसको ग्रेटिंग कहते हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें कितनी ऑर्डर है, n है, इस पर n लाइनें हैं, मान लो हमने ड्रॉ की है। तो अगर नंबर ऑफ स्लिट्स या लाइन जो हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाई n है और इसकी वजह जब स्पेक्ट्रम बनता है तो उसके अलग अलग ऑर्डर बनते हैं इस तरह से। तो ऑर्डर नंबर n = 1 है, ऑर्डर नंबर n = 2 है। तो अगर n इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जो होता है λ/d वो n टाइम कैपिटल N के बराबर हो
जाता है। एक और बढ़िया सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमारी अगली यूनिट है। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन हमें लिखनी आनी चाहिए फ्री स्पेस में, किसी कंडक्टर के अंदर और एक जर्नल तरीके से। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स परमिटिविटी म्यू नॉट है और परमिएबिलिटी म्यू नॉट है, तो हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? पहली इक्वेशन है गॉस लॉ, दूसरी इक्वेशन भी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक कही जाती है, तीसरी लॉ फैराडे लॉ, चौथा है मॉडिफाइड एम्पियर लॉ। इस मॉडिफाइड एम्पियर लॉ में जो आखिरी टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म, इसको जोड़ा था मैक्सवेल ने, इसलिए इसको मॉडिफाइड कहते हैं। बिना मॉडिफिकेशन के जितना हिस्सा है इसे एम्पियर लॉ कहते हैं। फ्री स्पेस में ना कोई चार्ज होगा ना करंट डेंसिटी होगी, तो आप देखोगे राइट साइड यहाँ पर जीरो हो गया, तो डेल डॉट ई जीरो हो गया, डेल डॉट बी जीरो पहले से था, डेल क्रॉस ई डेल बी बाई डेल टी है। यहाँ पर जे जीरो हो चुका है फ्री स्पेस में, तो इसीलिए आपका जे हिस्सा हट गया और सिर्फ आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म ही बचा। कंडक्टर केस में क्या होता है? रो जीरो होता है, चार्ज कंडक्टिविटी डेंसिटी, चूंकि दे आर मूविंग इन वेरी फास्ट मैनर, तो आपके पास डेल डॉट ई जीरो हो गया, डेल डॉट बी जीरो हो गया, डेल क्रॉस ई डेल बी बाई डेल टी है, म्यू डेल्टा म्यू जो है वो म्यू जे म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। क्योंकि नया मीडियम है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट की जगह पे म्यू होगा। कंडक्टर कोई मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन होगा, तो आपको यहाँ पर रखना होगा। सवाल पूछते हैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखो, तो अगर इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे तो ये आपका गॉस लॉ लिखा है, ये आपका मैग्नेटोस्टैटिक का लॉ लिखा है, ये आपका फैराडे लॉ लिखा है, ये आपका एम्पियर लॉ हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म लिखते समय इन इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि ये ऊपर वाली इक्वेशंस है, इनको आपस में मिक्सअप करें तो हमारे पास इस तरह से कुछ इक्वेशंस आ जाती है। बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है। ये इक्वेशन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ये इक्वेशन है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, और ये दोनों ही इक्वेशन इलेक्ट्रिक की वेव इक्वेशन होती है, मैग्नेटिक की वेव इक्वेशन होती है। असल में ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कि स्पेस के साथ वेरिएशन हो रहा है, टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है। इनको सॉल्व करते हैं, अगर पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ई का ये रिलेशन मिलेगा, दूसरी को सॉल्व करोगे तो बी का रिलेशन मिलेगा। यानी कि ये जो वेव इक्वेशन है, ये दोनों, इन वेव इक्वेशन के सोल्यूशन से हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट को ढूंढ पाते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कहते हैं। वहीं पर एक बहुत अच्छा सवाल, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा कि आप शो करिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं दे आर ट्रांसवर्स नेचर की वेव है। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जैसे के है तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब इन सबके बीच में 90-90 डिग्री का हिसाब किताब रहेगा। इसे कहते हैं म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो उसके लिए मैंने दिखाया है आपको कैसे आप के डॉट ई जीरो प्रूव कर सकते हैं और कैसे आप के डॉट बी माइनस एप्सिलॉन ई प्रूव कर सकते हैं। यानी कि के, बी और ई ये सब आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। वहीं पर स्किन डेप्थ की बात आती है। स्किन डेप्थ का फॉर्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, मैंने करवाए भी है आपको, एक बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा। स्किन डेप्थ होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर कितनी गहराई तक हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट कर सकती है विदाउट मच रिडक्शन। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं, तो उसमें एक हिस्सा होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी दिखाता है, दूसरा हिस्सा मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दिखाता है। ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं। पॉइंटिंग थ्योरम क्या है? पॉइंटिंग थ्योरम को थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे कि पॉइंटिंग थ्योरम ये बताती है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ऊर्जा उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, और इस दिशा को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस असल में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इसके लिए फॉर्मूला 1/μ0 E क्रॉस बी होता है। चूंकि H जैसा एक हम टर्म डिफाइन करते हैं तो वो B/μ0 होता है, तो H के टर्म में लिखोगे तो S बराबर ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, कुछ निश्चित से फॉर्मूले हैं। ऑप्टिकल फाइबर हम देखते हैं कोर वाला हिस्सा होता है, उसके चारों तरफ क्लैडिंग का हिस्सा होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ0 है, क्लैडिंग का μ2 है, μ1 μ2 है। तो हमेशा μ1 को μ2 से रखते हैं ताकि कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहाँ होता रहे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चाहिए, और क्रिटिकल एंगल जो होता है वो साइन फाई सी है, जो कि μ2/μ1 के बराबर होगा। मतलब क्लैडिंग और कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होगा, उसका साइन जो होता है मतलब वो जो वैल्यू आएगी वो साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी। अब होता क्या है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम लाइट भेजते हैं ताकि लाइट अंदर जा सके, तो उसके लिए उसके पास एक लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी को भी हमें डिफाइन करना जरूरी होता है कि उसकी लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी, यानी ऑप्टिकल फाइबर कितनी कोण से आने वाली लाइट को अपने अंदर आगे ट्रांसमिट करेगा, उसे न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ थीटा ए, थीटा इज द एक्सेप्टेंस एंगल, अंडर रूट
कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्क्वायर माइनस क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से न्यूमेरिकल अपर्चर की नाम बात आती है। एक टर्म और डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल स्टडी के लिए जरूरी इस्तेमाल होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेल्टा की वैल्यू होती है μ1 माइनस μ2। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, तो आप न्यूमेरिकल अपर्चर को म्यू टाइम इससे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि इस पर आपको एक न्यूमेरिकल जरूर से जरूर मिल जाएगा। चलिए आते हैं लेज़र के बारे में। लेज़र के बारे में आपको मालूम है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। 3 तरह के प्रोसेस आइंस्टीन ने बताए थे, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट है 1, अपर स्टेट है 2, तो बाहर से फोटोन आते हैं और जो एटम को एक्साइट कर देते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं। तो वहाँ पर ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी, मतलब स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि उस पर जो रेडिएशन डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट कह लो वॉल्यूम पे कितना रेडिएशन गिर रहा है, कितने फोटोन गिर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन के तौर पर हम यहाँ कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं B12, जिसको आइंस्टीन कोएफिशिएंट कहते हैं। याद रखोगे, जब एनर्जी डेंसिटी का रोल आएगा तो हम B वाला सिंबल यूज करेंगे। जैसे रेडिएशन डेंसिटी है U है, आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है B12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम 1 to 2। तो 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, 2 मतलब एक्साइटेड स्टेट। एक बार जब एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया तो वहां से वो अपने आप डिके कर जाता है, एक बार वहां से हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, फोटोन को बाहर एमिट करता है। अगर ये प्रोसेस अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसी कांस्टेंट के A21, जो कि आइंस्टीन कोएफिशिएंट कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन के। लेकिन आइंस्टीन ने एक और चीज कही, अब आप ये मान सकते हैं कि वहाँ कोई मेटा स्टेबल स्टेट है, वहाँ एक ऐसे स्टेट जिसकी लाइफ टाइम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा है। तो अगर वहाँ पर एटम इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या होगा, वो एक अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी की प्रेजेंस में वो फिर एक ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा। ये ट्रांजिशन जो होगा हायर से लोअर में, ये मोटिवेटेड होगा, ये किसी बाहरी रेडिएशन की वजह से हो रहा होगा, ये अपने आप होने वाला रेडिएशन एमिशन नहीं है। तो इस तरह से प्रेरित एमिशन जो होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है इस तरह से। देखो यहाँ फिर B21 इस्तेमाल किया चूंकि हायर से लोअर में जा रहा है, लेकिन B इस्तेमाल किया चूंकि यहाँ एनर्जी डेंसिटी इस्तेमाल हुई। तो इस तरह से 3 है आपके पास। अगर हम A1 में कोएफिशिएंट रिलेशन देखें तो A21 और B21 के बीच का रिलेशन है ये फॉर्मूला, और हम ये मानते हैं कि A21 और B21 जो है बराबर होते हैं। और इससे पहले लेजर में देखा है हम लोग ने, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, मतलब इससे पहले हम लोग देखा है वहाँ पर, और जो ट्रांजिशन होता है हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में, उनका डिफरेंस NH/nu के बराबर होता है। अब देखिए रूबी लेजर जो होता है बच्चों, रूबी लेजर में क्या है, रूबी लेजर है आपका, तो इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं। इससे क्रोमियम जो है, क्रोमियम ऐसे सेंटर के रूप में होता है, इसके अंदर मेटा स्टेबल स्टेट होती है, और यही सारे क्रोमियम के एटम से ही आपके पास स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन इन्वॉल्व होता है। तो अगर कहीं पूछा जाए कि एक सेंटर पे जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी E है, तो बताओ पूरे रूबी लेजर से टोटल कितनी एनर्जी का बीम निकलेगी, तो आप उस एनर्जी को नंबर ऑफ क्रोमियम एटम से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हर क्रोमियम एटम अपने आप से स्टिमुलेटेड एमिशन निकालते हैं। तो अगर वहाँ 10 लाख क्रोमियम एटम है तो उसे 10 लाख गुना एनर्जी निकलेगी एज कम्पेयर टू द A क्रोमियम एटम के। H/nu हो जाएगा यहाँ पर। इंटेंसिटी ऑफ लेजर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सीधे निकालना है कि पावर अपॉन गिवन एरिया। जैसे लेजर आपने फेंका, लेजर किसी पर्टिकुलर स्पॉट के रूप में हो, स्पॉट का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, और कितनी पावर डिलीवर हो रही P है, तो P/A जो है उस पर्टिकुलर स्पॉट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, नाउ द लास्ट दैट इज द सुपर कंडक्टर। हमें मालूम है सुपर कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर दोगे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सुपर कंडक्टिविटी कंडीशन केवल टेम्परेचर को लो करने से नहीं मिलेगी, आपको टेम्परेचर की भी एक कंडीशन और मैग्नेटिक फील्ड की भी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब वो कंडीशन कैसे काम करती है उसके लिए ग्राफ देखो। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है। आप देखते हो कि जिस समय आपने टेम्परेचर को 0 कर दिया है, एब्सोल्यूट 0 केल्विन कर दिया है, उस समय हमारे पास क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, Hc0। और जिस समय आपकी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड Tc है, टेम्परेचर क्रिटिकल Tc है, उस समय क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0 है। तो ये एक पैराबोलिक सा आपको ग्राफ दिखाई पड़ेगा जो कि इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि Hc जो है किसी टेम्परेचर पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, 0 टेम्परेचर पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड 1 - T/Tc का होल स्क्वायर है। देखो ये होल स्क्वायर यहाँ नहीं है, याद रखना, कई बार बाहर लगा देते हैं, नहीं, 1 माइनस जो कुछ है उसमें होल स्क्वायर है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर आपको कोई टेम्परेचर T अपने अप्लाई किया है, Tc से कम किया है, तो आपको फिर एक मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड से नीचे ही रहना है, अदरवाइज आपका मटेरियल सुपर कंडक्टिंग स्टेट से एक नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और होता है आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर हम जो हमने सैंपल लिया है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का, उसके अगर हमने अलग अलग आइसोटोप ले रखे, जैसे मरकरी का सैंपल लिया, मरकरी का आइसोटोप लगा लिए, तो मरकरी के आइसोटोप के हिसाब से उसका क्रिटिकल टेम्परेचर चेंज होता है। तो फार्मूला ये होता है TC प्रोपोर्शनल टू M माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है जनरली 0.5 के बराबर होती है, हाफ के बराबर होगी। तो इस तरह से अगर हमारे पास दो तरह के सैंपल है, एक सैंपल नंबर 1 है, एक सैंपल नंबर 2 है, तो पहले के लिए TC1 है, उसके लिए आइसोटोप का मास M1 है, दूसरे के लिए TC2 है, आइसोटोप का मास M2 है। अब इसमें से 3 क्वांटिटी दी रहेंगी, चौथी पूछी जाएगी, और जो चौथी पूछी जाएगी उसको आपको इस फार्मूले से निकाल लेना है। तो इस तरह से बच्चों एक बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है जिस पे आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग सभी यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उनको एक जगह पे दर्ज कर लिया है। अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। पॉसिबली इसके बाद तो अब हम कोई वीडियो फिजिक्स पे आप लोगों के लिए इस सेशन में अब नहीं आएगा। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स, एंड होपफुली आने वाले सेमेस्टर में कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट एग्जामिनेशन। टेक केयर।